Hello students. So we'll discuss the next topic, topic number 4, youth in Nazi Germany. In this topic, Hitler was fanatically interested in the youth of country. He felt that a strong Nazi society could be established only by teaching children Nazi ideology. This required a control over the child both inside and outside school. So this means fanatically means extremely, बहुत ही ज़्यादा. तो हिटलर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था यूथ में, जो जवान लोग थे उनमें ज़्यादा इंटरेस्टेड था कंट्री के. उसको क्या लगता था कि एक स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी बनाने के लिए सबसे पहले चिल्ड्रंस को नाजी आइडियोलॉजी सिखानी पड़ेगी. और उसके लिए क्या चाहिए था कि बच्चों को बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से, दैट इज़ इनसाइड द स्कूल एंड आउटसाइड द स्कूल, उनको वही आइडियोलॉजी पढ़ाई जाए. इसमें आप एक ये पिक्चर देख सकते हैं साथ में, फिगर 23, क्लासरूम सीन डिपिक्टिंग अ लेसन ऑन रेशियल एंटी सेमिटिज़म. ये रेशियल डिस्क्रिप्शन को ही बताता है. यहाँ पर एक बच्चा खड़ा हुआ है एंड व्हाट ही इज़ drawing a Jewish nose is bent at its point and it's look like the number 6. जो जूइश बच्चे हैं उनको सताने के लिए वो इस तरह की पिक्चर्स बनाते हैं एंड दे कैन नॉट कंप्लेन ऑल्सो. ओके, सो व्हाट हैपन इन स्कूल्स अंडर नाजिज़म. स्कूल्स में क्या होता था उस समय, नाजिज़म के समय. तो इस तरह की चीज़ें इसमें दिखा रखी हैं. नाउ ऑल स्कूल्स वेयर क्लीन्स्ड, सारे स्कूलों को क्लीन करा गया एंड प्यूरिफाइड. किससे? जो जूइश लोग थे उन लोगों से उनको क्लीन किया गया, ऐसी जो टीचर्स थी या बच्चे थे. दिस मीन दैट टीचर्स हु वर जूइश और सीन एज पॉलिटिकली अनरिलायबल वर डिसमिस्ड. ऐसे बच्चे या टीचर्स जो लगे कि वो जूस हैं या फिर वो पॉलिटिकली अनरिलायबल हैं, पॉलिटिकली मतलब नाजिज़म को फेवर नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को डिसमिस किया गया. चिल्ड्रन वेयर फर्स्ट सेग्रीगेटेड. चिल्ड्रंस जो थे सबसे पहले उनको सेग्रीगेट किया गया, अलग अलग किया गया. जर्मन्स एंड जूस कुड नॉट सिट टुगेदर और प्ले टुगेदर. तो जर्मन और जूस एक साथ बैठ नहीं सकते हैं और खेल भी नहीं सकते हैं. जूस एक तरह की जाति का नाम है, इट इज़ अ कास्ट रेस. सब्सिक्वेंटली अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रन. अनडिज़ायरेबल मतलब जो जर्मन्स की तरह नहीं दिखते थे या फिर जो जूस थे. यहाँ पर हम देखेंगे अनडिज़ायरेबल का मतलब लिखा हुआ है जूस या तो द फिजिकली हैंडीकैप्ड या जिप्सीज थे. जिप्सीज वर द ब्लैक वंस, सो were thrown out of the school and finally in 1940s they were taken to the gas chambers. Already in the previous video we have discussed about the gas chambers. It is a see here the picture. A Jewish teacher and Jewish people expelled from school under the jeers of classmates. यहाँ पर आप पिक्चर्स में देख सकते हो कि जो टीचर्स हैं ज्यूज़ और जो बच्चे हैं उनको स्कूल से बाहर निकाल रहे हैं बच्चे. सो दे आर मेकिंग फन ऑफ देम. नाउ गुड जर्मन चिल्ड्रन वे सब्जेक्टेड टू अ प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग. जो गुड अच्छे जर्मन बच्चे थे उनको एक नाजी स्कूल की आइडियोलॉजी जो थी वो सिखाई गई. क्या थी वो स्कूल की आइडियोलॉजी? वो थी अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग. स्कूल्स टेक्स्ट बुक्स वेयर री रिटन. एक नई ट्रेनिंग उनको दी गई, नया करिकुलम बच्चों के लिए बनाया गया. टेक्स्ट बुक्स जो थी वो दोबारा से लिखी गई. रेशियल सीन्स वॉज इंट्रोड्यूस टू जस्टिफाई नाजी आइडिया ऑफ रेस. तो क्या हुआ? रेशियल साइंस, सॉरी नॉट सीन, रेशियल साइंस वॉज इंट्रोड्यूस. एक नए सब्जेक्ट उनको इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम था रेशियल साइंस. और वो उसमें उन्होंने नाजी आइडिया, जो नाजी का जो आइडिया था रेसिज्म के प्रति, वो उसमें इंट्रोड्यूस किया गया. बच्चों को बताया गया कि नाजिज़म कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है. स्टीरियोटाइप्स अबाउट जूज वेर पॉपुलराइज्ड इवन थ्रू मैथ्स क्लासेस. सी स्टीरियोटाइप अबाउट जूज वेर पॉपुलराइज्ड का मतलब है एक तरह की लोगों के मन में एक पिक्चर बना दी गई. जो ऑलरेडी लोग समझते थे कि जूस जो होते हैं वो बहुत ही गंदे होते हैं या अच्छे नहीं होते हैं, तो उस पिक्चर को ही उन्होंने आगे पॉपुलराइज्ड किया. जैसे आज अगर हम बोलते हैं कि कोई व्यक्ति गरीब है, वन पर्सन इज़ पुअर, तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर आ जाती है कि पुअर मीन्स वो क्या है, उसके पास लैंड नहीं है, उसके पास एजुकेशन नहीं है, उसके पास अच्छे क्लोथ नहीं है, ही इज़ नॉट क्लीन, ही इज़ नॉट फिज़िकली फिट, ही इज़ नॉट हेल्दी. ये सब हमारे दिमाग में ऑलरेडी पिक्चर्स आते थे. ये जो दिमाग में ऑलरेडी पिक्चर्स आती है, दिस इज़ कॉल्ड स्टीरियोटाइप. ऑलरेडी एक दिमाग में एक
उसकी इमेज छप जाती है। तो जब उस समय ज्यूज़ का कोई नाम लेता था तो एक दिमाग में पिक्चर आ जाती थी कि ज्यूज़ मतलब वो अच्छे लोग नहीं हैं एंड दैट दे शुड बी थ्रोन आउट ऑफ आवर कंट्री। तो इसी को मैथ्स के थ्रू नाजी ने समझाया लोगों को। कैसे बताया? चिल्ड्रंस वेर टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव, हेट ज्यूज़ एंड वर्शिप हिटलर। तो बच्चों को बताया गया कि उनको लॉयल होना चाहिए और सबमिसिव होना चाहिए, यानी कि ताकतवर अपने आप को हमेशा समझना चाहिए, और ज्यूज़ से हेट करना चाहिए और हिटलर को ही वर्शिप करना चाहिए, हिटलर की पूजा करनी चाहिए। इवन द फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स वॉज टू नर्चर अ स्पिरिट ऑफ वायलेंस एंड एग्रेशन अमंग चिल्ड्रंस। तो जो स्पोर्ट्स था उसका नेचर भी था बच्चों को वायलेंस सिखाना, उनके अंदर बच्चों को ज़्यादा ही एग्रेशन उनके अंदर डालना। हिटलर क्या समझते थे कि ही बिलीव दैट बॉक्सिंग कुड मेक चिल्ड्रन आयरन हर्टेड स्ट्रॉन्ग एंड मास्कुलाइन। हिटलर को लगता था कि हमें स्पोर्ट्स में बॉक्सिंग बच्चों को खिलाना चाहिए जिससे कि बच्चे आयरन हर्टेड बनेंगे, स्ट्रॉन्ग बनेंगे और मास्कुलाइन बनेंगे। Youth organizations were made responsible for educating German youth in the spirit of national socialism। तो एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिससे कि जर्मन लोगों को नेशनल सोशलिज्म की भावना सिखाई जाएगी। 10-year-old had to enter 10-year-old had to enter Jungwalk. What is the meaning of Jungwalk? Means Nazi youth group of children that is below the 14 years of age। ऐसे बच्चे जो 14 years से कम हैं। तो at 14 all boys had to join the Nazi youth organization। 14 की एज में जो बच्चे थे उनको नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। तो हिटलर यूथ वेयर दे लर्न टू वर्शिप वॉर। तो वहाँ पर क्या करते थे ये हिटलर यूथ? वहाँ पर वो लर्न करते थे, क्या लर्न करते थे? हाउ टू वर्शिप वॉर, ग्लोरीफाई एग्रेशन एंड वायलेंस, एंड दे ऑल्सो कंडमेंड डेमोक्रेसी एंड हेट ज्यूज, कम्युनिस्ट, जिप्सीज एंड ऑल दोज कैटेगराइज्ड एज अनडिज़ायरेबल। जो भी लोग अनडिज़ायरेबल माने जाते थे उनको हेट करते थे। After a period of rigorous ideology and physical training, they joined the labor service usually at the age of 18। तो वो 14 years की एज में ज्वाइन करते थे जो ट्रेनिंग पीरियड था, और उसके बाद 15, 16, 17, 18 आफ्टर दी when they attended the age of 18, so then they joined the labor service and then they had to serve in the armed forces and enter one of the Nazi organization। और उसके बाद वो आर्म फोर्सेस में एंटर होते थे और एक नाजी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे। द यूथ लीग ऑफ द नाजीज वॉज फाउंडेड इन 1922। 4 years later it was renamed Hitler Youth, and to unify the youth movement under Nazi control all other youth organizations were systematically dissolved and finally banned। 1922 में जो यूथ लीग थी वो नाजी की बनाई गई थी, फाउंड हुई थी उस समय पर, और बाद में इसका नाम बदलकर हिटलर यूथ रख दिया गया था। और इसके बाद जो और अलग यूथ ऑर्गेनाइजेशन थी उनको एक सिस्टमेटिक प्रोसेस से डिसॉल्व कर दिया गया था। ओके, देन वन सोर्स इज गिवन, सोर्स सी, ऑल बॉयज बिटवीन द एज ऑफ 6 and 10 वेंट थ्रू अ preliminary training of Nazi ideology, what we have learned now only। So at the end of the training they had to take the following oath of loyalty to Hitler। So this oath they have to take, what is this? In the presence of this blood banner which represent our father, I swear to devote all my energies and my strength to the savior of our country, Adolf Hitler। I am willing and ready to give up my life for him, so help me God। So this is their oath after their training period। All the boys, they took these type of pledges। After that, source D, here Robert Ley, head of the German Labor Front, what he said, we start when the child is 3 years old। As soon as he even start to think, he is given a title flag to wave। Then comes school, the Hitler Youth, military service। But when all this is over, we don't let go of anyone। The Labor Front takes hold of them and keeps hold until they go to the grave, whether they like it or not। मतलब इसमें जब बच्चा 3 साल का है तभी से ही उसकी ट्रेनिंग एक तरह से वहाँ पर स्टार्ट हो जाती है कि हिटलर का फ्लैग उसके हाथ में दे दिया जाता है जो नाजी आइडियोलॉजी को बताता था,
और उसके बाद वो बड़ा होता था तो उसको हिटलर यूथ ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना पड़ता था, उसके बाद मिलिट्री सर्विस, और उसके बाद कोई चांस नहीं हो, कोई भी ऑप्शन नहीं होता था कि वो किसी और चीज़ को चूज़ कर सके, और उसके बाद मिलिट्री में काम करते करते वो मर ही जाता था। तो हियर यू कैन सी द फ्लैग इन द इस पिक्चर में आप देख सकते हो अ जर्मन ब्लडेड इन्फेंट विद हिज मदर बीइंग ब्रॉट फ्रॉम ऑक्यूपाइड यूरोप टू अनेक्स पोलैंड फॉर सेटलमेंट। तो उसके हाथ में भी फ्लैग हैं, और यहाँ पर फिगर 25 डिज़ायरेबल चिल्ड्रन दैट हिटलर वांटेड टू सी मल्टीप्लाइड। डिज़ायरेबल है, हिटलर चाहता था कि और ऐसे बच्चे हमें मिले। तो विल स्टार्ट द टॉपिक 4.1 द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। See, children in Nazi Germany were repeatedly told that women were radically different from man. उन्होंने क्या बताया कि जो वुमेन्स हैं वो हमेशा ही मैन से डिफरेंट हैं. They fight for equal rights for men and women that had become part of democratic struggle everywhere was wrong and it would destroy society. तो हिटलर का मानना था कि औरतें हमेशा मेंस की बराबरी करती हैं, एंड दे ऑलवेज यूज टू स्ट्रगल एंड फाइट, बट इट इज़ रॉन्ग एंड इट कैन डिस्ट्रॉय द सोसाइटी. वाइल बॉयज़ वर टॉट to be aggressive, masculine, and steel-hearted. Girls were told that they had to become good mothers and rear pure blood, iron children. तो वो क्या बताते हैं कि बॉयज़ को बताते थे कि जो बॉयज़ हैं उनको हमेशा ही एग्रेसिव होना चाहिए, मस्कुलाइन यानी कि मर्दाना होना चाहिए, और स्टील हार्टेड होना चाहिए. गर्ल्स दे शुड ऑलवेज बिकम गुड मदर्स, और जो प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रंस हैं उनको पालना चाहिए. गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ रेस, डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम ज्यूज़. जो लड़कियां हैं उनको ज्यूज़ के साथ डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए. एंड लुक आफ्टर द होम एंड टीच देयर चिल्ड्रन नाजी वैल्यूज़. और अपने बच्चों को नाजी वैल्यूज़ बतानी चाहिए. दे हैड टू बी बेयरर ऑफ द आर्यन कल्चर एंड रेस. वो आर्यन कल्चर को ही उन्हें आगे बढ़ाना है और उसको लोगों तक बताना है. तो इसलिए गर्ल्स को सिर्फ घर के बारे में देखना चाहिए और बच्चों की देखभाल करनी चाहिए और ज्यूज से अलग रहना चाहिए. इन 1933 हिटलर सेड, इन माई स्टेट द मदर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीजन, बट इन नाजी जर्मनी ऑल मदर्स वे आर नॉट ट्रीटेड इक्वली. तो नाजी क्या कहते थे कि मेरे स्टेट में मदर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन अभी बाद में क्या हुआ कि ऑल मदर्स, जो नाजी जर्मनी में सारी मदर्स को इक्वली ट्रीट नहीं करते थे. वुमन हु बोर रेशियली अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रन वर पनिश्ड. जो ऐसी महिलाएं थी जो जिनके बच्चे अनडिज़ायरेबल थे, यानी कि या तो वो काले होते थे, फिजिकली हैंडीकैप्ड होते थे, तो उनको पनिशमेंट दिया जाता था. एंड दोज हु प्रोड्यूस रेशियली डिज़ायरेबल चिल्ड्रन वर अवॉर्डेड. और जो अच्छे बच्चे, जो डिज़ायरेबल, गोरे, सुंदर, या फिर जो आर्यन बच्चे हैं उनको जन्म देते थे तो उनको अवार्ड्स मिलते थे, प्राइज़ देते थे. They were given favored treatment in hospitals and also entitled to concession in shops and on थिएटर टिकट्स एंड रेलवे फेयर्स. तो ऐसे जो अच्छे बच्चे होते थे, जिनके गोरे होते थे, सुंदर होते थे, आर्यन की तरह दिखते थे, ऐसे महिलाओं को या ऐसे वुमेंस को क्या किया जाता था कि दे वर गिवन कंसेशन इन द शॉप्स. थिएटर में उनको टिकट्स और रेलवेज़ के फेयर में उनको कंसेशन मिलता था. टू एंकरेज वुमेन टू प्रोड्यूस मैनी चिल्ड्रन ऑनर क्रॉस वर अवॉर्डेड. और वुमेंस को प्राइज़ भी दिए जाते थे अगर वो ज़्यादा बच्चे बनाती थी. एंड अ ब्रॉन्ज क्रॉस वर गिवन फॉर 4 चिल्ड्रन, सिल्वर फॉर 6 एंड गोल्ड फॉर 8 और मोर. तो ब्रॉन्ज क्रॉस उसको दिया जाता था जिसके 4 बच्चे होते थे, सिल्वर दिया जाता था जिसके 6 बच्चे होते थे, और गोल्ड जिसके 8 या उससे ज़्यादा बच्चे हो. तो यहाँ पर हिटलर क्या मानते थे कि बच्चे जितने ज़्यादा होंगे उससे उसका जो जर्मनी है वो ज़्यादा ही अच्छा एक्सपैंड होगा, और उसमें सारे अच्छे बच्चों को रखेंगे, डिज़ायरेबल्स को रखेंगे. ऑल आयरन वुमन वेर डिविएटेड फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट वेर पब्लिकली कंडेम्ड एंड सीवियरली पनिश्ड. और जो भी वुमेन इस आयरन से डिविएट होती थी, दूर जाती थी, या जो भी ये कोड ऑफ कंडक्ट बनाया था हिटलर ने उससे दूर जाती थी, तो उसको पनिशमेंट दिया जाता था. Those who maintained contact with Jews, Poles and Russians were paraded through the town with shaved heads, blackened face and placards hanging around their necks announcing I have sullied the honor of the nation. और अगर कोई ऐसी
वुमेन जो किसी ज्यूज़ के साथ कांटेक्ट में रहती थी या पोल्स के साथ शादी कर लेती थी, रशियन के साथ रहती थी, तो उनको क्या पूरे टाउन में परेड किया जाती थी, परेड करवाते थे उसके हेड को शेव करके, उसका फेस काला करके, और उसके गले में एक प्ले कार्ड टांग दिया जाता था जिस पर लिखा होता था कि मैंने देश के साथ गद्दारी की है। Many received jail sentences and lost civic honor as well as their husbands and families for this criminal offense. तो अगर कोई ऐसा कर लेती थी तो उसके जो परिवार वाले थे, हस्बैंड्स थे, उनको भी काफ़ी जेल में जाना पड़ता था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था या उनको क्रिमिनल ऑफेंस बोल दिया जाता था. So this was our topic. Next topic we will discuss in the next video, that is 4.2, the art propaganda. Thank you.